आज हम जो अपनी ट्रेनिंग करने जा रहे हैं वो मास्टर डेटा की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा टिक मास्टर है, सेकंड हमारा मास्टर है मैन्युफैक्चरिंग मास्टर। मास्टर डेटा हमारा बेसिकली वन टाइम क्रिएट होता है, जो हमारा ट्रांजैक्शन लेवल पे यूज़ होता है। डेली बेसिस पे हम परचेज ऑर्डर्स बनाते हैं, सेल्स ऑर्डर्स बनाते हैं, या कोई भी एंट्रीज अगर हम करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, मास्टर के थ्रू ही एंट्रीज होती है। क्योंकि अगर हम कोई भी परचेज ऑर्डर बनाएंगे, सेल ऑर्डर बनाएंगे, तो वेंडर कस्टमर होना ही चाहिए उसके लिए। तो हमारे जो भी डेटा क्रिएट होता है वो मास्टर डेटा अगर हम पहले क्रिएट करते हैं तो हमें बेनिफिट ये होता है उसका कि हमारा वो ट्रांजेक्शन में यूज हो जाता है और हमारा वन टाइम डेटा यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। आफ्टर दैट हम अपने मास्टर की तरफ आगे मूव ऑन करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा फर्स्ट मास्टर है टिक मास्टर। टिक मास्टर के अंदर आपको जो क्या कहते हैं अपने मेन मास्टर्स होते हैं वो सारे अवेलेबल होते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, हम वन बाय वन हर एक मास्टर की ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मास्टर आता है चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट मास्टर के अंदर हमारे जो भी क्रेडिट डेबिटर्स होते हैं वो यहाँ पे क्रिएट होते हैं। इसके अंदर क्रेडिट का नेम, डेबिटर का नेम आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। उसकी कैटेगरी क्या होगी वो यहाँ पे मेंशन हो जाती है। इधर वो आपका क्रेडिटर है या डेबिटर क्रेडिटर बोथ है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। कंपनी का कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, जो आप यहाँ पे कंपनी डाल रहे हैं, क्रेडिटर डेबिटर डाल रहे हैं, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, और उसी के साथ साथ उसका फ़ोन नंबर, वेबसाइट्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। स्टैट्यूटरी डिटेल के अंदर उसकी आप टैक्सेशन के रिगार्डिंग डिटेल्स डाल सकते हैं। उसका जीएसटी नंबर, पैन नंबर, आरसी नंबर वगैरह यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसी के साथ मल्टीपल लोकेशंस भी ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल लोकेशंस का आपको क्या बेनिफिट होता है, मल्टीपल लोकेशंस के टाइम पे मेरा एक कस्टमर है, उसका बिलिंग एड्रेस है और उसके मल्टीपल शिपिंग एड्रेसेस हैं। तो उस केसेस में मैं कैसे मैनेज करूंगा, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल एड्रेसेस दिए हुए हैं। मल्टीपल एड्रेसेस आप यहाँ पे डाल देंगे तो सेल्स ऑर्डर के टाइम पे, सेल्स बिलिंग के टाइम पे ऑटोमेटिक आपके जो है क्या कहते हैं एड्रेसेस हैं, शिपिंग एड्रेसेस आपको वहाँ पे ट्रांजेक्शन के टाइम पे शो हो जाते हैं। अब इसके अंदर एक बेस्ट चीज और हमने दी हुई है, अप्रूव आइटम लिस्ट। मेरी कंपनी है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसके अंदर 1000 आइटम्स रन होते हैं। वो इधर रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड है, सेमी फिनिश गुड्स है। मगर मैं किसी वेंडर से, पर्टिकुलर वेंडर से या किसी पर्टिकुलर कस्टमर को वही आइटम खरीदता हूँ, वही आइटम बेचता हूँ। तो जब मैं परचेज ऑर्डर्स बनाने जाऊँ, सेल्स ऑर्डर बनाने जाऊँ, उस टाइम पे मेरे ऑटोमेटिक वही आइटम शो हो जो मैं उस वेंडर से परचेज करता हूँ या जो उस कस्टमर को मैं सेल करता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको चार्ट ऑफ अकाउंट मास्टर के अंदर ही अप्रूव आइटम का ऑप्शन दिया हुआ है। अप्रूव आइटम में आप जाएंगे, आइटम सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे आप राइट की पे क्लिक करेंगे, वो आइटम उस कस्टमर के साथ, उस वेंडर के साथ यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इससे हमें ये बेनिफिट होगा कि जब हम परचेज ऑर्डर बनाएंगे, सेल ऑर्डर बनाएंगे, ऑटोमेटिकली हमें वो आइटम्स वहाँ पर शो हो जाएंगी। हमें सारी आइटमें शो नहीं होंगी कंपनी की, सिर्फ उस वेंडर के साथ जो आइटम लिंक है, कस्टमर के साथ जो आइटम लिंक है, वो आइटम हमें वहाँ पर शो हो जाएगी परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर बनाते हुए। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट मास्टर की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट मास्टर है हमारा नेक्स्ट मास्टर है यूनिट ऑफ मेजरमेंट मास्टर। इसके अंदर जो भी हमारी मेजरमेंट यूनिट्स होती हैं वो यहाँ पे हम वन टाइम क्रिएट कर लेते हैं। कोई भी आइटम हमारी कंपनी के अंदर रन होगी, हम परचेज करेंगे, सेल करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उसका एक मेजरमेंट यूनिट होता है। वो मेजरमेंट यूनिट हमें यहाँ पे शो हो जाता है कि सॉरी, हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं कि उस आइटम को हमारी कंपनी के अंदर कौन कौन सी मेजरमेंट यूनिट्स रन होती हैं। मैंने मेजरमेंट यूनिट का नेम यहाँ पे डाला, उस एंट्री को सेव किया, केजीज, नंबर्स, पीसीज, लीटर्स, डजन्स, जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट चलती है वो मैंने यहाँ पे वन बाय वन क्रिएट कर ली है। आफ्टर दैट यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएट होने के बाद एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो यहाँ पे मास्टर्स हैं, जो मेन मेन मास्टर्स हैं, सबसे पहले जैसे मैंने आपको चार्ट ऑफ अकाउंट बताया, उसके बाद जैसे हम आइटम मास्टर करेंगे, तो इन सभी मास्टर्स को आप अपलोड भी कर सकते हैं एक्सेल फाइल के थ्रू। यहाँ पे आपका इंपोर्ट मास्टर डेटा का ऑप्शन अवेलेबल है। कस्टमर मास्टर को अपलोड कर सकते हैं, बिल ऑफ मटेरियल्स अपलोड कर सकते हैं, आइटम मास्टर्स अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, क्लिक करेंगे, ब्राउज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, देन स्टार्ट अपलोडिंग कर देंगे, तो वो डेटा आपका अपलोड हो जाता है यहाँ पे। इससे हमें क्या बेनिफिट होता है कि वन बाय वन हमें एंट्रीज क्रिएट नहीं करनी पड़ती है मैनुअली, हमारा एक्सेल फाइल के थ्रू अपलोड हो जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट मास्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं, जिसका नाम है मटेरियल ग्रुप। मटेरियल ग्रुप मास्टर के अंदर हमारी मेन आइटम्स जो हमने क्रिएट कर रखी हैं, जो हमने अपनी कंपनीज क्रिएट कर रखी हैं, उसके बाद हमारा ये मास्टर आता है जिसका नाम है मटेरियल ग्रुप मास्टर। मेरी कोई भी आइटम कंपनी के अंदर रन करती है तो वो पर्टिकुलर या तो रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड है, सेमी फिनिश गुड है, कंज्यूमेबल आइटम है, मगर मेरे को सब ग्रुपिंग देखनी है उनकी कि रॉ मटेरियल के अंदर भी कौन कौन से ग्रुप अवेलेबल है, कौन कौन सी आइटम्स अवेलेबल है।
तो आप यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हैं, सब ग्रुप्स बना सकते हैं आइटम्स की। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप का नेम लिखा, यहाँ पे उस ग्रुप का एलियास नेम लिखा, अंडर किस ग्रुप आएगा, अगर उसका भी कोई मेन ग्रुप है, पेरेंट ग्रुप है, तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे फिक्स ग्रुप टाइप आती है कि वो ग्रुप कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा, कौन सी मेन कैटेगरी को बिलोंग करेगा, रॉ मटेरियल का ग्रुप है, फिनिश गुड का ग्रुप है, या किसी और कंज्यूमेबल आइटम का ग्रुप है। ये जो हमारी फिक्स ग्रुप है ये यहाँ पे फिक्स रहते हैं हर एक इंडस्ट्री के लिए। तो रॉ मटेरियल का ग्रुप है तो रॉ मटेरियल का सिलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट आइटम की सीरीज भी डिफाइन कर सकते हैं। आइटम सीरीज डिफाइन करने से हमारा ये बेनिफिट होता है कि जब हम आइटम अपना जनरेट करेंगे उस टाइम पे आइटम कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका आइटम सीरीज के थ्रू। सपोज मैंने एक आइटम सीरीज यहाँ पे बनाई हुई है FDDDDD। जब मैं इस ग्रुप के अंदर, मैं आप क्लियर करना चाहूंगा, इस ग्रुप के अंदर अगर मैं कोई आइटम क्रिएट करूंगा, जब मैं फर्स्ट आइटम क्रिएट करूंगा इस ग्रुप के अंदर, तो मेरी सीरीज आ जाएगी FDDDD 001, आइटम कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब मैं इस ग्रुप के अंदर सेकंड आइटम क्रिएट करने जाऊंगा तो एक आइटम कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा FDDD 00002। तो इसका में ये बेनिफिट होता है कि आइटम कोड हमारा जनरेट हो जाता है यहाँ पे अगर हम सीरीज में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से आप मटेरियल ग्रुप अब क्रिएट कर लेते हैं अपने वन बाय वन। ग्रुप को भी अपलोड करना चाहिए तो एक्सेल फाइल अवेलेबल है, एक्सेल फाइल के थ्रू अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा मेन मास्टर आता है आइटम HSN मास्टर। HSN मास्टर के अंदर कौन सा HSN कोड के ऊपर उसका HSN नेम क्या है और कितना SGST CGST IGST आपका अप्लाई हो रहा है, वो HSN के ऊपर आप अपना SGST CGST रेट डिफाइन कर देते हैं। इससे हमें क्या बेनिफिट होता है कि जब हम आइटम क्रिएट करेंगे तो आइटम क्रिएट के टाइम पे हम उसके ऊपर HSN कोड अप्लाई कर देंगे। HSN कोड जैसे ही अप्लाई हो जाएगा हमारा आइटम क्रिएट करते हुए, तो जब भी हम उस आइटम का परचेज ऑर्डर डालेंगे या सेल्स ऑर्डर डालेंगे, वो इधर हमारी रॉ मटेरियल की आइटम हो सकती है, परचेज की, सेल्स की हो सकती है, तो ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा हमारा, ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से हम HSN मास्टर्स क्रिएट कर लेते हैं। HSN कोड, HSN नेम, SGST CGST एंड IGST रेट, देन इसको एंट्री को हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे HSN कोड्स क्रिएट हो जाते हैं, HSN मास्टर हमारा क्रिएट हो जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट मास्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं जिसका नाम है क्रिएट मटेरियल सेटअप। इस मास्टर के अंदर हमारी सारी आइटम्स क्रिएट होती हैं, जो भी आइटम्स हमारी कंपनी के अंदर रन होती है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश, फिनिश को। यहाँ पे सबसे पहले फिक्स ग्रुप टाइप आती है। फिक्स ग्रुप टाइप को हम सिलेक्ट करेंगे, कौन से ग्रुप की टाइप है उसको सिलेक्ट करेंगे। रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश है, फिनिश गुड है, वो सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट हमने अभी एक ग्रुप क्रिएट किया था, ग्रुप मास्टर क्रिएट किया था, तो अंडर ग्रुप में जाएंगे तो जो भी हमने ग्रुप्स क्रिएट कर रखे हैं वो सारे ग्रुप्स हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब हम उस ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे। ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आइटम कोड मेरा यहाँ पे आ गया है उस ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो जो मेरा आइटम कोड है वो यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली। अब मेरे को सिर्फ यहाँ पे आइटम का नेम डिफाइन करना है। मैं आइटम नेम यहाँ पे अपना डिफाइन कर दूंगा, जो मेरा आइटम नेम है। आइटम नेम के साथ कौन सा HSN कोड अप्लाई होगा, अभी हमने HSN मास्टर बनाया है तो कौन सा HSN कोड उसके ऊपर अप्लाई होगा, F1 प्रेस करेंगे। शॉर्टकट की हमारी F1 है हर जगह। F1 आप प्रेस करेंगे, HSN कोड को सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने एक HSN कोड इसके ऊपर सिलेक्ट कर लिया। अब इस आइटम की यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आप F1 प्रेस करेंगे। जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट मास्टर में हमने यूनिट्स बनाई है वो यहाँ पे सारी शो हो जाएंगी। सपोज ये आइटम मेरी लीटर्स में वर्क करती है। कन्वर्जन यूनिट भी हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया हुआ है। कन्वर्जन यूनिट से आपका क्या होता है कि आप अगर एक ही आइटम की 2 यूनिट्स मेंटेन करना चाहें तो 2 यूनिट्स आप मेंटेन कर सकते हैं, सेकेंडरी यूनिट मेंटेन कर सकते हैं। कुछ कंपनीज कहती हैं कि मैं एक ही आइटम का 2 यूनिट्स में स्टॉक मेंटेन करता हूँ, केजीज में, ग्राम्स में, लीटर्स में, मिलीलीटर्स में। तो वो कैसे मैं मेंटेन करूंगा, तो आइटम लेवल पे हमने आपको कन्वर्जन फैक्टर दिया हुआ है। कन्वर्जन फैक्टर आप यहाँ पे डाल देंगे कि यहाँ पे आपका क्या कन्वर्जन फैक्टर होता है, तो ऑटोमेटिकली परचेज के टाइम पे, प्रोडक्शन के टाइम पे, सेल्स के टाइम पे जिस टाइप के आप आइटम क्रिएट करोगे उसके ऑटोमेटिकली सेकेंडरी क्वांटिटी वहाँ पे आपकी शो होती रहेगी। जैसे यहाँ पे आ रहा है कि मैंने कन्वर्जन फैक्टर 1000 का डाला है, अगर मैं 1 लीटर करूंगा तो 1000 मेरा ऑटोमेटिक हो जाएगा वहाँ पे ट्रांजेक्शन के टाइम पे। उसके बाद आइटम, कुछ कंपनीज में बैच वगैरह भी चलते हैं, रन होते हैं, बैच बैच जनरेट होते हैं, लोड्स जनरेट होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है, वो हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा बैच टाइप, नो या यस। बैच टाइप को अगर मैं यस कर दूंगा तो हर एक आइटम के बैच बनना हमारे सिस्टम में स्टार्ट हो जाएंगे। आप उसे परचेज करेंगे तब भी बैच करेंगे, बैच बनेंगे, प्रोडक्शन करोगे तब भी उसके बैच बनेंगे, सेल्स के टाइम पे भी वो आपसे पूछेगा कि कौन से बैच में से स्टॉक माइनस करना है। तो यहाँ पे आप बैच वाइज भी हमारे सिस्टम के अंदर स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। बैच वाली कंपनीज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पे आप बैच में नो या यस करेंगे तो आपके आइटम्स के ट्रांजेक्शन टाइम पे बैच बनने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद पीओ टॉलरेंस आती है।
पीओ टॉलरेंस हमारी मैंने सपोज एक पीओ जनरेट कर दिया, अपने वेंडर को पीओ दे दिया है, मगर कई बार वेंडर्स जो होते हैं मेरे पर जिनसे मैं मटेरियल परचेज करता हूँ, वो एक्सेस मटेरियल सेंड कर देते हैं। उस केस में स्टोर वाले पर्सन को परचेजर के पास जाना पड़ता है और कहना पड़ता है कि सर पीओ एडिट कर दीजिए, पीओ को अमेंड कर दीजिए, मैं मटेरियल रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस केस को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे पीओ टॉलरेंस का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप परसेंटेज डाल देते हैं टॉलरेंस की, तो जितनी आपने परसेंटेज डाली है उतना ज्यादा मटेरियल एक्सेस कर पाएगा, एक्सेस रिसीव कर पाएगा आपका स्टोर पर्सन। आफ्टर दैट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रंट इमेज और बैक इमेज भी आप आइटम की ऐड कर सकते हैं। फ्रंट इमेज बैक इमेज एडिट करने का ऐड करने का आपका ऑप्शन अवेलेबल है। फ्रंट इमेज बैक इमेज हमारी आइटम की ऐड होने के बाद उसी के साथ अगर आइटम का आप कॉस्ट रेट और एमआरपी रेट और सेल्स रेट डालना चाहते हैं, रॉ मटेरियल की आइटम अगर क्रिएट कर रहे हैं तो कॉस्ट रेट यहाँ पे डालेंगे वन टाइम जो आपके पास कॉस्ट रेट अभी अवेलेबल है। सेल्स की आइटम अगर क्रिएट कर रहे हैं तो एमआरपी रेट और सेल्स रेट यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। इसे क्या होता है कि हमने बॉम्ब भी नहीं क्रिएट कर रखा सिस्टम का, सिस्टम के अंदर, और हमने अभी तक परचेज भी नहीं किया आइटम, अभी तक हमने आइटम परचेज नहीं करी है और अभी तक प्रोडक्शन नहीं करी, तो हमारी कॉस्टिंग कैसे निकल के आएगी? हमने सिर्फ बॉम्ब रेडी कर रखा है, तो कॉस्टिंग आपकी यहाँ से आ जाएगी। अगर अभी तक आपने सिस्टम के अंदर परचेज नहीं किया है और प्रोडक्शन नहीं किया है, मगर हमें आगे हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकती है, परचेज स्टार्ट हो सकती है, तो उस टाइम पे कॉस्टिंग निकल आएगी। मगर अभी कैसे प्रेजेंट निकले जब तक हमने कुछ एंट्री नहीं करी है? तो यहाँ पे जो आप कॉस्ट रेट डालेंगे, सेल्स रेट डालेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी बिल ऑफ मटेरियल में कॉस्टिंग की। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। क्रिटिकल लेवल्स आप सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम एंड री ऑर्डर लेवल। मैक्सिमम, मिनिमम और री ऑर्डर लेवल सेट करने से हमें बेनिफिट क्या होता है कि जैसे ही वो आइटम हमारी मिनिमम लेवल से नीचे जाएगी, मैक्सिमम लेवल से ऊपर जाएगी, री ऑर्डर लेवल पे आएगी, तो हमें पता चल जाता है कि ये आइटम हमारी मिनिमम लेवल से नीचे जा रही है। इनकी हमने आपको 3 अलग अलग रिपोर्ट्स प्रोवाइड की हुई है। राइट हैंड साइड में इसका रिपोर्टिंग सेक्शन है, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और री ऑर्डर लेवल का, वो रिपोर्ट्स में आपको दिखाऊंगा। उसमें आपको मैक्सिमम, मिनिमम, री ऑर्डर लेवल का स्टेटस पता चल जाता है कि कौन सा आइटम आपका मिनिमम लेवल से नीचे जा रहा है, कौन सा मैक्सिमम से अबव जा रहा है। इसी के साथ आइटम के जिन कंपनीज में इन क्यूसी एंड प्रोडक्शन क्यूसीज होती है, इनकमिंग क्यूसी एंड प्रोडक्शन क्यूसी, तो आइटम क्रिएट करते ही आप यहाँ पे पैरामीटर्स अटैच कर देते हैं कि कौन कौन सा पैरामीटर उसके ऊपर अप्लाई होगा, मेरा कौन कौन सा पैरामीटर हम उसका चेक करेंगे, तो सारे पैरामीटर्स यहाँ पे डल जाते हैं। अब हर एक कंपनी में पैरामीटर्स की कोई ना कोई रेंज होती है, कोई ना कोई वैल्यू होती है उस पैरामीटर को चेक करने की, पास करने की, रिजेक्ट करने की। मिनिमम वैल्यू जिसे कहा जाता है, एवरेज वैल्यू कहा जाता है, और क्या कहते हैं, हाई वैल्यू जिसे कहा जाता है। तो वो वैल्यूज आपकी एक अलग मास्टर में डलती है। ओनली इस मास्टर के अंदर आइटम क्रिएट करते हुए हम सिर्फ पैरामीटर के नेम डिफाइन करते हैं कि कौन कौन सा पैरामीटर इस आइटम के ऊपर चेक होगा हमारा, तो वो पैरामीटर्स हमारे यहाँ पे अटैच हो जाते हैं ओनली। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट मास्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं। यहाँ से आप उस एंट्री को सेव कर देते हैं। आपके सभी आइटम्स यहाँ से क्रिएट हो जाते हैं, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड, फिनिश गुड्स, कंज्यूमेबल आइटम्स। हमारा नेक्स्ट मास्टर है स्टोर लोकेशन मास्टर। स्टोर लोकेशन मास्टर के अंदर हम मल्टीपल स्टोर्स क्रिएट कर सकते हैं। इससे हमें क्या बेनिफिट होता है कि जो हमारा जो आइटम्स होता है वो होते हैं कि जैसे मल्टीपल स्टोर्स में रखे होते हैं, रॉ मटेरियल स्टोर बना हुआ है, सेमी फिनिश कंपनी के अंदर स्टोर है, फिनिश गुड स्टोर है, कई कंपनी के अंदर मल्टीपल स्टोर्स होते हैं। तो यहाँ से हम इस स्टोर लोकेशन की हेल्प से स्टोर लोकेशंस क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे आप स्टोर का नेम डिफाइन कर देते हैं, देन उस एंट्री को सेव कर देते हैं, तो आपका स्टोर यहाँ से क्रिएट हो जाते हैं। आइटम मास्टर ओपनिंग का फॉर्म अवेलेबल है। आप जब ईआरपी स्टार्ट करेंगे, यूज करेंगे, उसके बाद आपके पास कोई ना कोई स्टॉक पहले से अवेलेबल होगा, उसकी एंट्री हम कहाँ डालेंगे? तो उसकी एंट्री डालने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है जिसका नाम है आइटम मास्टर ओपनिंग। यहाँ से आप अपनी ओपनिंग डाल सकते हैं। ओपनिंग आपकी ईयर की स्टार्टिंग में डल जाएगी। यहाँ से मैंने एक आइटम सिलेक्ट किया, स्टोर में सिलेक्ट कर रहा हूँ ओपनिंग डालने के लिए। ओपनिंग क्वांटिटी यहाँ पे मैं अपनी डिफाइन कर रहा हूँ। ओपनिंग क्वांटिटी के साथ आपको उसका रेट भी देना पड़ेगा कि पर यूनिट पे आपका क्या रेट है, उसी के हिसाब से आपकी स्टॉक की एक्चुअल वैल्यूएशन कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे आप अपना ओपनिंग डाल सकते हैं, ओपनिंग मास्टर अवेलेबल है। हाँ, ओपनिंग को भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल फाइल के थ्रू। एक्सेल फाइल अवेलेबल है जो मैंने आपको अभी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में बताया है। कुछ लोगों ने सेशन लेट ज्वाइन किया है तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाकर के इंपोर्ट मास्टर का डेटा अवेलेबल है। इसके अंदर जाकर के आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मटेरियल ओपनिंग का फॉर्म, यहाँ पे जाकर के आप उस फाइल को अपलोड कर देंगे, ब्राउज करके स्टार्ट अपलोडिंग करेंगे, वो फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। आफ्टर दैट हम अपनी नेक्स्ट मास्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं जिसका नाम है चार्जेस मास्टर। चार्जेस मास्टर के अंदर आप मल्टीपल चार्जेस बना सकते हैं। जब भी हम कोई आइटम परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि कई अनवांटेड चार्जेस वेंडर्स लगाता है, हम भी कई बार कस्टमर को चार्जेस लगाते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस। उसमें हमारा क्या वो होता है कि उसमें जो हमारे चार्जेस होते हैं वो यहाँ पे आप क्रिएट कर लेते हैं चार्जेस मास्टर के अंदर।
मगर चार्जेस की जो आपकी वैल्यू होगी, चार्जेस की क्या वैल्यू है एक्चुअल में, कितना वैल्यू आपने लगाया, कितना वैल्यू आपके सॉरी आपके क्या कहते हैं वेंडर ने लगा करके आपको दिया है, चार्ज की वैल्यू क्या है, वो ट्रांजेक्शन के टाइम पे डिफाइन हो जाती है, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, परचेज बिल, सेल्स बिल के टाइम पे। मगर चार्जेस आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं जिसका नाम है चार्जेस मास्टर। मैंने यहाँ पे एक चार्ज नेम क्रिएट किया, चार्ज की टाइप मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी, फ्रेट है, पैकिंग है, कार्टरेज है, वो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। मैं सिलेक्ट करता हूँ पैकिंग चार्ज। परचेज अकाउंट क्या है इसका, सेल्स अकाउंट क्या है, वो मैंने मेंशन कर दिया। कितने परसेंट उसके ऊपर टैक्सेशन लगता है, वो टैक्स रेट मैंने डिफाइन कर दिया, 18% है, वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। देन उस एंट्री को सेव कर दिया। अब इससे बेनिफिट क्या होगा वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ट्रांजेक्शन लेवल पे हमारा क्या वर्क होता है। अभी हम एक ट्रांजेक्शन पे चले जाते हैं। सपोज हम एक परचेज ऑर्डर की एंट्री करने जाते हैं। अभी न्यू पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे चार्जेस आपको दिख रहे होंगे नीचे। तो फ्रेट में मैंने F1 प्रेस किया तो यहाँ पे जो मैंने चार्जेस बनाए हैं वो चार्जेस यहाँ पे मेरे को शो हो गए। बस मेरे को यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ती है कि यहाँ 1000 लगे, 10,000 लगे, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जीएसटी कैलकुलेट हो जाता है। तो ये हमारा वर्क करता है चार्जेस मास्टर, अगर आप वहाँ पे बनाते हैं तो अभी हम परचेज ऑर्डर को तो बाद में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम अपने नेक्स्ट मास्टर की तरफ मूव करते हैं, ट्रांसपोर्टर मास्टर। ट्रांसपोर्टर भी आप मल्टीपल्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टर का नेम, ट्रांसपोर्टर की सिटी, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, मोबाइल नंबर, जीएसटी डिटेल्स, सॉरी जीएसटी डिटेल नहीं, ईमेल आईडीज वगैरह आप यहाँ पे मेंटेन कर देते हैं, उस एंट्री को आप सेव करते हैं। तो ट्रांसपोर्टर का हमें क्या बेनिफिट रहता है कि परचेज के टाइम पे, सेल्स के टाइम पे कुछ कंपनीज के ट्रांसपोर्टर्स फिक्स रहते हैं। तो क्या कहते हैं कि हमें वहाँ पे ही सिलेक्शन मिल जाए ट्रांसपोर्टर्स का। तो जब आप एंट्री करेंगे तो एक आपको नॉर्मल F1 की प्रेस करनी है, परचेज में, सेल्स में जो ट्रांसपोर्टर्स आपने बनाए होंगे वो सारे ट्रांसपोर्टर्स आपको वहाँ पे शो हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट बेस्ट मास्टर है प्राइस मैट्रिक्स। एक ही आइटम जब मैं परचेज करता हूँ, काफी सारे वेंडर से परचेज करता हूँ, मगर अलग अलग वेंडर अलग अलग रेट में उस आइटम को प्रोवाइड करता है, या अलग अलग कस्टमर को मैं सेम ही आइटम अलग अलग रेट में सेल करता हूँ। तो उन अलग अलग रेट्स को मैं कैसे याद रखूंगा सिस्टम के अंदर, या मैं फीड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको प्राइस मैट्रिक्स का ऑप्शन अवेलेबल है। सपोज हम यहाँ पे कैटेगरी सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, फिनिश गुड के आइटम का रेट सेट करना है, रॉ मटेरियल का रेट सेट करना है। मैंने जैसे रॉ मटेरियल सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं पार्टी सिलेक्ट कर लूंगा, कौन सी पार्टी के अकॉर्डिंग मेरे को क्या रेट सेट करना है। मैं अपनी पार्टी सिलेक्ट करूंगा तो सारे आइटम्स जो मैंने क्रिएटेड है वो सारे आइटम मेरे को यहाँ पे शो हो गए हैं। अब कौन सी आइटम का क्या रेट ये वेंडर मेरे को प्रोवाइड करता है वो रेट मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा वन बाय वन। जो मेरी आइटम्स का ये रेट मेरे को प्रोवाइड कराता है वो रेट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया अपना। इससे मेरे को क्या बेनिफिट होगा कि जब भी मैं परचेज ऑर्डर बनाने जाऊंगा और ये पार्टी सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिक आइटम्स के रेट वहां पर आ जाएंगे, मुझे मैनुअली नहीं डालना पड़ेगा। सेकंड, अब मैंने यहाँ पे रेट सेट कर दिया। कुछ कंपनीज कहती हैं कि रेट तो मैंने सेट कर दिए वेंडर के अकॉर्डिंग, कस्टमर के अकॉर्डिंग, मगर जब मैं परचेज ऑर्डर्स बनाने जाऊँ, सेल्स ऑर्डर बनाने जाऊँ, क्या मैं वहाँ पे रेट चेंज कर सकता हूँ? तो हमारे पास दोनों फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। अगर प्राइस मैट्रिक्स में जो रेट डालें वही फिक्स हो जाए परचेज ऑर्डर के टाइम पे, सेल्स ऑर्डर के टाइम पे, वो भी फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। अगर प्राइस मैट्रिक्स में जो रेट डाले हैं परचेजर भी चेंज कर पाए आपका पीओ के टाइम पे, सेल्स वाला बंदा भी सेल्स ऑर्डर के टाइम पे चेंज कर पाए, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक सेटिंग दी हुई है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पैनल के अंदर जाकर के डेटा मेंटेनेंस में ब्रांच एंड यूनिट कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे आपको सब लास्ट 4th रो दिख रही होगी, परचेज प्राइस एडिटेबल अलाउड इन ट्रांजेक्शन, जिसपे मैंने अभी अनटिक किया है। सेल्स प्राइस एडिटेबल अलाउड इन ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के टाइम पे प्राइस को चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इस पर टिक करूंगा तो चेंज हो जाएगा, अगर मैं नहीं टिक करूंगा तो उस टाइम पे कोई चेंज नहीं कर पाएगा। सारा रेट आपका प्राइस मैट्रिक्स से ही उठ करके वहीं पे शो होगा आपको। तो ये फंक्शनैलिटी आपको यहाँ पे दी हुई है, आप खुद कर सकते हैं इसमें चेंजेस। आफ्टर दैट हम अपने नेक्स्ट मास्टर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सिटी स्टेट एंड कंट्री मास्टर। यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज में आपका वर्क चल रहा है वो कंट्रीज आप यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, कंट्री का नाम आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। कंट्रीज मास्टर में आपकी कंट्रीज क्रिएट हो जाती है, स्टेट एंड सिटी मास्टर में आपकी स्टेट सिटीज क्रिएट हो जाती है। स्टेट मास्टर में जाकर के आप स्टेट का नेम डिफाइन कर देंगे, कौन सी कंट्री को वो बिलोंग करता है, स्टेट कोड क्या है, वो सारी डिटेल आप यहाँ पे डाल देंगे। देन उस एंट्री को आप सेव कर देंगे तो आपका सिटी स्टेट कंट्री के मास्टर यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। हम अपने नेक्स्ट मास्टर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है टर्म एंड कंडीशन। टर्म एंड कंडीशन मास्टर के अंदर मेरी टर्म एंड कंडीशंस क्रिएट होती हैं। कुछ कंपनीज की जो टर्म एंड कंडीशन होती हैं वो फिक्स होती हैं, वेंडर के केस में, कस्टमर के केस में, या फिर उनकी पहले से फिक्स होती है। हर एक वेंडर के लिए, हर एक कस्टमर के लिए यही टर्म एंड कंडीशन है। वो क्या करते हैं अपने प्रिंट के फॉर्मेट्स पे सेट करवा लेते हैं, परचेज का फॉर्मेट है प्रिंट का, सेल का प्रिंट का फॉर्मेट है, तो वहीं पे सेट हो जाती है उनकी। मगर कुछ कंपनीज की टर्म एंड कंडीशंस कस्टमर और वेंडर के अकॉर्डिंग, हर एक ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग, हर एक पीओ पे, हर एक सेल्स ऑर्डर पे अलग अलग टर्म एंड कंडीशंस हो सकता है, रन होती है, और 10 दिन में, 15 दिन में बदलती रहती है टर्म एंड कंडीशंस। तो उस केसेस में क्या करें? तो टर्म एंड कंडीशन का आपको मास्टर दिया हुआ है, टर्म एंड कंडीशन आप यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। इससे हमें क्या बेनिफिट होता है कि जब हम ट्रांजेक्शन पे जाएंगे
तो उस टाइम पे हमें टर्म एंड कंडीशन मैनुअली नहीं डालनी पड़ेगी, मैनुअली सिलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी हर बार ट्रांजेक्शन के टाइम पे, पिक कर पाएंगे हम उसे ऑटोमेटिकली। यहाँ पे जैसे मैंने एक टर्म एंड कंडीशन बनाई है, इस टर्म एंड कंडीशन को मैं सेव कर देता हूँ। आपको रिफ्लेक्शन भी दिखा देता हूँ मैं, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होता है। सपोज हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं या सेल्स ऑर्डर बनाते हैं, मैं एक पीओ की एंट्री लेने जा रहा हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन का टाइप दिख रहा होगा, इसमें मैं F1 प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिक मेरी सारी टर्म एंड कंडीशन जो मैंने बनाई हुई है वो आ गई, मेरे को सिर्फ टिक करना है। यहाँ पे मैनुअली डालना चाहते हैं तो मैनुअली डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, मैनुअली डाल सकते हैं, नहीं तो वहां से आपका मास्टर से पिक हो जाता है। तो टर्म एंड कंडीशन मास्टर हमारा ये हेल्प करता है। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट मास्टर की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है डिपार्टमेंट मास्टर। डिपार्टमेंट मास्टर में आप अपने मल्टीपल डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट। इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, जब हम प्रोडक्शन करेंगे, कोई भी मटेरियल स्टोर वाले पर्सन से मांगेंगे, इशू करवाएंगे, तो हमें वहाँ पे डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट वाले पर्सन ने मटेरियल मांगा, कौन से डिपार्टमेंट वाले पर्सन ने परचेज के लिए मटेरियल बोला हुआ है, इंडेंट डाला है, रिक्वेस्ट डाली है। तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट मास्टर डिपार्टमेंट में क्रिएट कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट मास्टर है ऑपरेटर मास्टर। ऑपरेटर मास्टर के अंदर आप मल्टीपल ऑपरेटर्स क्रिएट कर लेते हैं। इससे हमें क्या बेनिफिट होता है कि जब भी हम प्रोडक्शन की एंट्री करने जाएंगे उस टाइम पे हम सिलेक्ट कर पाएंगे कि कौन से ऑपरेटर ने ये प्रोडक्शन करी है, कौन सी मशीन पे प्रोडक्शन हुई है। तो ऑपरेटर्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ऑपरेटर मास्टर आपको दिया हुआ है, कंपलसरी नहीं है। ऑपरेटर वाइज अगर आपको प्रोडक्शन देखनी है, ऑपरेटर वाइज प्रोडक्शन की एंट्री मेंटेन करनी है, तो ऑपरेटर्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ऑपरेटर बनाया, ऑपरेटर का नेम डाला, देन उस एंट्री को सेव किया, तो यहाँ से मेरा एक ऑपरेटर मास्टर क्रिएट हो गया। अब हमारा टिक मास्टर कंप्लीट हो गया, हम नेक्स्ट मास्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग मास्टर। मैन्युफैक्चरिंग मास्टर में हमारा बिल ऑफ मटेरियल और प्रोडक्शन प्रोसेस दो मेन मास्टर है। सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्शन प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। प्रोडक्शन प्रोसेस मास्टर के अंदर आपकी स्टेजेस क्रिएट होती है। कोई भी आइटम की प्रोडक्शन मैं अपनी कंपनी के अंदर करता हूँ तो वो मल्टीपल स्टेजेस से पास होती है। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं कोई मशीन बनाता हूँ, मशीनरी बनाने के लिए सबसे पहले मेरी असेंबलिंग हो रही है, देन पेंटिंग होती है, देन मेरी पैकिंग होती है। तो मेरी एक ही आइटम को बनाने के लिए 3 स्टेजेस होती हैं। पहले वो असेंबलिंग स्टेज पे जाती है, पैकिंग पे जाती है, सॉरी पेंटिंग पे जाती है, पैकिंग पे जाती है। ऐसी कोई फैब्रिक इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, तो किसी फैब्रिक इंडस्ट्री में सबसे पहले फैब्रिक आता है, वो प्रिंट होता है, प्रिंट होने के बाद उसकी कटिंग होती है, कटिंग होने के बाद वो स्टिच होता है, एक्चुअल प्रोडक्ट बनता है स्टिच होने के टाइम पे, स्टिच होने के बाद वो प्रेसिंग वाले पर्सन के पास जाता है। इसके बीच में कहीं भी स्टेज पे क्यूसी भी हो सकता है, क्यूसी चेकिंग भी हो सकता है, और फाइनल प्रोसेस होने के बाद भी क्यूसी हो सकता है। क्यूसी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप अपने स्टेजेस क्रिएट कर लेते हैं, जोन जोन से स्टेजेस आपकी आइटम सॉरी आपकी कंपनी के अंदर रन हो रहे हैं। जैसे मैं एक स्टेज क्रिएट करने यहाँ पे जा रहा हूँ, हार्डनिंग में एक स्टेज क्रिएट कर रहा हूँ, स्टेज का मैंने नाम दिया है यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन अगर कोई देना है तो डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे मेंटेन कर सकता हूँ, अपना स्टेज का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। पर पीस के रेट भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने हार्डनिंग के ऊपर आज 100 पीसेस की प्रोडक्शन करी, मगर कंपनीज कहती हैं कि मेरी ना स्टेज के ऊपर अलग से कॉस्टिंग आती है कि एक स्टेज के ऊपर अगर मैं एक पीस की प्रोडक्शन करता हूँ तो 10 रुपीज की मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है। तो वो रिपोर्ट मुझे कहाँ पता चलेगी कि हाँ इस स्टेज के ऊपर इतनी प्रोडक्शन हुई है और इतनी मेरी कॉस्टिंग आ रही है अलग से। तो हम कहाँ डालेंगे, तो यहाँ पे आप रेट डाल सकते हैं पर पीस के अकॉर्डिंग। तो उससे क्या होगा कि आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो होती है स्टेज के ऊपर, तो वो आपकी यहाँ से कॉस्टिंग निकल आएगी, एक्स्ट्रा कॉस्टिंग। और जो हमारी मेन कॉस्टिंग होती है वो निकलती है बिल ऑफ मटेरियल से। बिल ऑफ मटेरियल मास्टर के अंदर आपकी मेन कॉस्टिंग निकलती है, जो हमारा रॉ मटेरियल कितनी वैल्यू का कंज्यूम हो रहा है, कौन कौन सा रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, वो बिल ऑफ मटेरियल मास्टर के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है। एक नया बिल ऑफ मटेरियल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। न्यू की एंट्री पे मैं क्लिक करता हूँ। सबसे पहले आपको आइटम कोड के अंदर F1 प्रेस करना पड़ता है। F1 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे फिनिश गुड्स शो हो जाएंगे, सेमी फिनिश शो हो जाएंगे। कौन सी आइटम का आपको बोम बिल ऑफ मटेरियल बनाना है, शॉर्ट फॉर्म में हम बोम कह देते हैं इसे, बोम। तो यहाँ पे कौन सी आइटम का बोम बनाना है वो बोम मैंने आइटम सिलेक्ट कर लिया। आइटम सिलेक्ट करने के बाद अब मेरे को यहाँ पे आइटम कोड डिफाइन करना है कि कौन कौन सी रॉ मटेरियल इसको बनाने के लिए यूज होंगे। सपोज मैं सबसे पहला आइटम ले लेता हूँ, ये आइटम मेरा यूज होता है, कितनी क्वांटिटी मेरी यूज होती है वो क्वांटिटी मेरे को यहाँ पे मेंशन करनी पड़ती है। मैं सपोज करता हूँ कि मेरा जो ऊपर वाला आइटम बनता है वो एक पीस बनाने के लिए 12 पीसेस मेरे ये यूज हो जाते हैं। तो यहीं पे आपको रेट भी शो हो गया होगा कि ये आइटम आपको 90 रुपीज में पड़ता है, आपको लेटेस्ट परचेज का रेट दिखाता है। जो एक्चुअल कॉस्टिंग होती है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है, वो तो आपकी कम ज्यादा होती रहती है परचेज के टाइम पे। जब आप रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो आगे आपको कम रेट में मिल सकता है, ज्यादा रेट में मिल सकता है। एक्चुअल कॉस्टिंग आपकी जब आप प्रोडक्शन कर लेते हैं तो उसके बेसिस पे हमारे सिस्टम में रिपोर्ट जनरेट होती है जिसका नाम है जनरेट कॉस्टिंग रिपोर्ट। तो वो आपको एक्चुअल कॉस्टिंग दिखाती है फीफो बेसिस पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे। उस रिपोर्ट के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। बिल ऑफ मटेरियल के अंदर आपका यहाँ पे रेट जो आता है वो ऑटोमेटिक लास्ट परचेज के अकॉर्डिंग आपको रेट शो कर रहा है बिल ऑफ मटेरियल के अंदर।
अब मैं सपोज करता हूँ किसी कंपनी के अंदर कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 आइटम्स लगती हैं, किसी में 5 लगती हैं, किसी में 1 लगती है, किसी में 50 आइटम्स लगती हैं। तो आप अपनी आइटम्स यहाँ पे सारी सिलेक्ट कर लेंगे, जो आइटम्स आपके बिल ऑफ मटेरियल बनाने के लिए, आपका प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होती है। मैंने सेकंड आइटम अपना सिलेक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग जो उस आइटम का रेट था वो यहाँ पे आ गया। अब हमारी बात थी स्टेजेस की, हमने मल्टीपल स्टेजेस बनाए थे। तो इस आइटम का मैंने बोम रेडी कर लिया है। इसको बनाने के लिए 2 आइटम्स यूज होते हैं, मगर इस ये कौन कौन सी स्टेज से पास होता है। स्टेजेस डालने से हमें बेनिफिट होता है कि हमें WIP रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, वर्क इन प्रोग्रेस जिसे कहा जाता है, कि अभी मेरा आइटम कौन सी स्टेज के ऊपर होल्डिंग पे है, कौन सी स्टेज के ऊपर अभी वर्क चल रहा है या वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो अलग से आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेजेस डाल रहे हैं, 2 स्टेजेस हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट मेरी कटिंग होती है, देन मेरी पैकिंग होती है। ये स्टेजेस मेरी प्रोडक्शन प्रोसेस के मास्टर से आती है। मैंने F1 प्रेस किया तो दोनों स्टेजेस मेरी यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मेरी 2 प्रोसेस होंगी, कटिंग एंड पैकिंग। अब हम यहाँ पे मेन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉस्टिंग यहाँ पे नीचे शो हो रही होगी, मटेरियल कॉस्ट जो मेरी निकल के आ रही है 17,685 रुपीज की। अब कुछ कंपनीज ये भी कह देती है कि ये तो मेरी मटेरियल कॉस्ट हो गई है, मगर मेरे को एक्स्ट्रा कॉस्ट और भी एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड करनी है। जैसे मैं मेरी आइटम की प्रोडक्शन करता हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता है मेरा डेली का, मेरा लेबर चार्जेस लगता है, मेरा एडवर्टाइजमेंट लगता है, मैं अपनी आइटम की एडवर्टाइज करता हूँ हर बार, तो एडवर्टाइजमेंट का भी मेरा खर्चा आता है। तो जब मैं एक्चुअल कॉस्टिंग की रिपोर्ट निकालने जाऊँ तो मेरी ये कॉस्टिंग भी ऐड हो जाए, ताकि मेरे को पता चल जाए कि मेरी एक्चुअल प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आ रही है। तो हमने यहाँ पे एक आपको ओवरहेड कॉस्ट की परसेंटेज दी हुई है। सपोज आपने कहा कि 10% तक मेरा ओवरहेड आ जाता है, सारा खर्चा मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आ गया एक पीस को बनाने के ऊपर, तो ऑटोमेटिक हर एक का वो कैलकुलेट कर लेगा। ओवरहेड मेरा आ गया, मैंने यहाँ पे 10% डाला, तो 10% एक्सेस ऐड होकर के मेरी यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे आपकी मटेरियल की कॉस्ट उसके हिसाब से आप इंक्रीज कर सकते हो, हमारे सिस्टम में ओवरहेड डाल सकते हो। देन आप उस एंट्री को सेव कर देते हो, बोम नेम यहाँ पे मेंटेन कर देते हैं, हम एक बोम नेम इसको दे देते हैं। आफ्टर दैट हम इस एंट्री को सेव कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा बिल ऑफ मटेरियल का मास्टर क्रिएट हो गया है, जो हमारा प्रोडक्शन का मेन मास्टर होता है। इसी के साथ एक मशीन मास्टर भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। मशीन मास्टर के अंदर आप अपनी मल्टीपल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। मशीन का कोड क्या है, मशीन नेम क्या है, इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो उस टाइम पे आप ऑपरेटर को सिलेक्ट कर लेंगे, कौन सा ऑपरेटर ने प्रोडक्शन किया, कौन सी मशीन के ऊपर प्रोडक्शन हुई है उस आइटम की, तो आप मशीन कोड और मशीन नेम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हमारा मशीन मास्टर था। तो आज हमने दिए अपने 2 मास्टर कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट हमारा टिक मास्टर है, सेकंड हमारा क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग मास्टर।